नाज़रीन, अच्छा, आज का प्रोग्राम मैं शुरू करना चाहता हूं अल्लाह के नाम से। आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया एक अनदेखे मर्ज, अनदेखे वबा के शिकार है और किसी न किसी तौर पर लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, बल्कि यूं कहें कि लोग मुक़य्यद हैं अपने घरों में। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी और ज़िंदगी चलाने के कई तरीके हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि हमारा अदब, हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा रहे, इसकी हम दुआ करते हैं। इस सूरत हाल में कि जब पूरी दुनिया करंतना में है और सब के सब परेशान हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, मुझे खुशी है कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन एक तंजीम ही नहीं है बल्कि एक तहरीक भी है, और ये एक ऐसी तहरीक है जो उर्दू के फ़रोग के लिए हमेशा कोशा रहती है। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने हमेशा ये कोशिश की है कि उर्दू के अदीबों को हमेशा किसी न किसी तौर पर अपने साथ लेके चलें। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की एक बड़ी तहरीक ये है कि दुनिया भर के अदीबों को, शायरों को, कलमकारों को, सहाफ़ियों को, और न सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस फ़र्द, यहाँ तक कि मैं आगे बढ़ के और कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो सिर्फ उर्दू को पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उनका भी हम वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन में इस्तकबाल करते हैं। और ये हम समझते हैं कि यही वो नस्ल है, यही वो लोग हैं जो उर्दू की बका के लिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े हमारे सिपाही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आज के दौर में जब इंसान परेशान हाल है तो हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है कि हमें अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, हमारी तालीम को भी जारी रखना है और हमारे अदब की सरगर्मियों को भी जिंदा व ताबिंदा रखना है। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने जहाँ बहुत सारे काम किए हैं, वहाँ एक बड़ा काम ये है कि हफ्तावारी एक लेक्चर का एहतमाम किया है। हम दुनिया भर में मौजूद और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदीबों से ये गुजारिश करेंगे कि हफ्ते में एक नए मौजू पर कभी मुबाहिसा होगा, कभी मुज़ाकरा होगा, और कभी हम ये कोशिश करेंगे कि किसी ख़ास मौजू पर हम सब मिलकर के गुफ्तगू करें। तो आज ये खुसूसी लेक्चर का पहला दिन है और आज हमारे साथ उर्दू के बड़े ही अदीब, उर्दू के बड़े माहिर, जो पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वो हमारे तबीब हैं, यानी उर्दू के मरीज भी हैं, तबीब भी हैं। और मेरी मुराद है डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब से। डॉक्टर सैयद तकी आबदी कनाडा में मुक़ीम है। उर्दू के शायकीन में सर फहरिस्त इनका नाम आता है। आबदी साहब का मामला ये है कि अपनी मसरूफियात से हमेशा वक्त निकाला है, और न सिर्फ ये कि वक्त निकाला है बल्कि तकी आबदी साहब ने हमेशा अदब के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। जब मैंने उनसे ये गुजारिश की कि इस दौर में जब लोग अपने घरों में मुक़य्यद हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप फराग गोरखपुरी पर एक लेक्चर दें। फराग गोरखपुरी का इंतखाब क्यों किया गया? उसकी वजह यह है कि फराग गोरखपुरी जदीद उर्दू शायरी में एक ऐसा नाम है जिन्होंने उर्दू अदब के सरमाए में मौजू के एतबार से एक नया इजाफा किया है, और वो नया इजाफा ये है कि उर्दू शायरी में हिंदू मैथोलॉजी को जिस तरह से उन्होंने समेटा है, जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है और उससे उर्दू के सरमाए को माला माल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरकैफ इसकी तमाम गोशों पर तो हमारे आज के मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि आज के इस वेबिनार में हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं जो आज इस बज़्म की मेहमान खुसूसी हैं, और वो हमारे सामने जलवागर हैं। उनमें से एक हैं हमारे प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब, जिनका ताल्लुक एक बड़े तालीमी इदारे से है, और वो बड़ा तालीमी इदारा है जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू। मैं जनाब शहाब इनायत मलिक साहब का इस्तकबाल करता हूँ। शहाब इनायत मलिक साहब, आपका इस्तकबाल है और आपका ऑडियो अनम्यूट किया गया है। शहाब इनायत मलिक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी हैं। जी जनाब शहाब साहब, बहुत शुक्रिया, और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज का ये लेक्चर
मुनक्कद करवाया। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और आप हमारे लिए आज मेहमान खुसूसी हैं और हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी हैं हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ वकील जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, जनाब खलीलुर रहमान साहब। शुक्रिया आपका इस्तकबाल है। बेहद और शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम की निजामत के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम और अजीज हमारे छोटे भाई जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे रफीकार हैं और उर्दू के बड़े अदीब हैं। सामईन, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वो डॉक्टर जावेद शेख साहब लंदन से मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल करता हूं जावेद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत बहुत इनायत कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ लाए। और बर्लिन फ्रैंकफर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब, और अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत से अहबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तमाम हजरात की खिदमत में बहुत ही मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद मैं चाहूँगा कि नाज़रीन से हमारे जो गैर मुल्की अदीब हैं उनका हम तारुफ करा सकें। तो आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत जनाब शफी अयूब साहब करेंगे। और शफी अयूब साहब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रफ़ीक़ कार हैं और एक जमासाल अदीब हैं, बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं, अदबी तहरीरें इनकी आती हैं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि आज हमारे मुकर्रिर जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब का आप तारुफ कराएंगे। तो मैं अब माइक जनाब डॉक्टर शफी अयूब साहब के हवाले करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के मुख्तसर तारुफ के साथ खास तौर पर जनाब तकी आबदी साहब का आप तारुफ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब। आज के इस वेबिनार में मैं शफी अयूब तमाम शुरका की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और शुरू में ख्वाजा साहब ने जो दुआ की है कि ये जो वबा है, जहां हम सभी एक ऐसी सूरत हाल में है कि एक दूसरे से रूबरू नहीं मुलाकात हो रही है, ये वबा दुनिया से ख़त्म हो, हमारे मुल्क से ख़त्म हो, अमन व अमान हो, उस दुआ पे हम सभी आमीन कहते हैं। ख्वाजा साहब ने जो दुआ की है हम सामने देख पा रहे हैं। हमारे आज के मुकर्रिर ख़ास जनाब सैयद डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, आज के मेहमान खुसूसी जम्मू यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब, और बहुत ही जाने माने दानिश्वर इस मुल्क के मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान साहब, और बाकी अहबाब हमारे साथ हैं। ख़वातीन और हज़रात, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का मैं अपनी जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि ये मौक़े फ़राहिम करते हैं ऐसे, जब हम तमाम अदीबों को, शायरों को, दानिश्वरों को सुन सकते हैं। और ऐसे वक्त में जबकि रूबरू मुलाकात नहीं है हो रही है, ऐसे वक्त में भी हम उनको सुन पा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात उनके लिए। ख्वाजा साहब ने जैसा कि अर्ज किया था कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, बार बार हम इस बात को इसलिए दोहराते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के अदीबों, शायरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ इल्म अदब की बातें हों, जहाँ हम कुछ कह सकें, सुन सकें और अपनी तख्लीकात, अपनी तसनीफात सामने ला सकें और एक दूसरे से मिल सकें। इसके लिए ख्वाजा साहब की जो कुशादा दिली है, उसमें वो नए लिखने वालों को भी मौका देते हैं और तमाम जो बड़े अकाबिर हैं, हमारे लिखने वाले हैं, उनकी सरपरस्ती भी हासिल रहती है। तो मैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ख्वातीन हज़रात, आज की इस बज़ में जो हमारे दो मेहमान खुसूसी हैं, जो जिनकी गुफ्तगू हम सुनेंगे, खलीलुर रहमान साहब दिल्ली से और जम्मू से हमारे प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब जुड़े हमारे सामने हैं, और कनाडा से मोहतरम डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब हमारे साथ हैं। आज का जो मौजू है, जैसा कि ख्वाजा इकराम साहब ने अभी कहा कि फिराक गोरखपुरी के हवाले से, लेकिन उसमें एक पहलू नयापन ये लिए हुए है कि आज के अहद में फिराक फहमी की अहमियत। अब ये जरा देखिए, फिराक पे ये कोई सपाट सा कोई मौजू नहीं है। फिराक फहमी के हवाले से आज के दौर में क्या अहमियत है फिराक फहमी की, उस पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब। और सारी दुनिया में जो लोग डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब जब भी कोई बात कहते हैं, उसमें एक कोई नया पहलू लेकर आते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और
ہمارا ذہن اس طرف منتقل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں سے سوچنے کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ فیض صاحب کا حکم تھا کہ میں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا تعارف پیش کروں۔ معاملہ یہ ہے خواتین و حضرات کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے۔ یہ ان کا ایک جملہ ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ کہا کہ میں ادب کا مریض ہوں اور صحت کا طبیب ہوں۔ یہ پیشے سے فزیشین ہیں اور 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور وہ کتابیں بھی ایسی خدا کی پناہ جس پہ قلم اٹھایا حق ادا کر دیا۔ وہ امیر خسرو ہوں، وہ غالب ہوں، اقبال ہوں، میر انیس ہیں، وہ مرزا دبیر ہیں، انشا ہیں، مولانا حالی ہیں، فیض احمد فیض ہیں، فراق ہیں، رشید لکھنوی ہیں۔ یہ طویل فہرست ہے، اور خود ہمارے یہاں محمد رکن الدین نے تقریباً 400 صفحات کی کتاب آپ کی خدمات پہ لکھ دی ہے، اور ایسی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو جس شخص کے تعارف میں جو ان کا علمی خزانہ ہے، اس کے تعارف میں کئی ہزار صفحات لکھے گئے ہوں، اس کے لیے چند جملوں میں چند منٹ میں، وقائد صاحب نے مجھے 5 منٹ دیے تھے، 1 منٹ ختم ہو چکا ہے، صرف 4 منٹ اور بچے ہیں میرے پاس، تو میں 4 منٹ میں تعارف کیا کرا سکتا ہوں شخص کا۔ لیکن اتنا ضرور کہہ دوں کہ فیض فہمی کے حوالے سے بات ہو، یا غالب کے حوالے سے بات ہو، یا اقبال کے حوالے سے بات ہو، یا دبیر اور انیس کے حوالے سے بات ہو، جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی کتابوں کے حوالوں کے بغیر اب کوئی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی موضوع تھا، کہ مجھے مجروح کا شعر یاد آتا ہے کہ دہر میں مجروح کوئی جاویداں مضمون کہاں، میں جسے چھوتا گیا وہ جاویداں بنتا گیا۔ ہندوستان سے، دہلی سے، حیدرآباد سے، ایران سے، امریکہ سے، برٹن سے، کینیڈا سے، اتنے ملکوں سے ان کے روابط ہیں، اور کینیڈا کے اندر انہوں نے جو لائبریری اپنی قائم کر رکھی ہے، یہ جو اہم کام کر رہے ہیں، جو تحقیقی کام کر رہے ہیں، وہ کینیڈا میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، روا روی میں لکھی گئی کوئی کتاب نہیں ہے، چاہے رسائی ادب کے حوالے سے ہو۔ آپ نے درمیان میں بھی 2 سال پہلے ہم نے حالی کے حوالے سے دیکھا، کیا حالی فہمی پہ کوئی بھی بات ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس موقع سے خالد صاحب کو یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے پاس صرف 3 ہی منٹ باقی بچے ہیں، میں نے ایک خاص انداز میں اپنے قلمی چہرہ لکھا تھا کچھ لوگوں کا، اس میں تقی عابدی صاحب کا قلمی چہرہ بھی لکھا تھا۔ یہ بات کسی کو ابھی تک نہیں معلوم ہے، تو میں اسے 2 پیراگراف سنا دیتا ہوں ایسے موقع سے۔ خلیل صاحب اجازت ہے؟ جی جی فرمائیے۔ صاحب کی بھی اجازت؟ تو وہ تعارف کے طور پہ میں صرف میں 2 پیراگراف سنا دیتا ہوں۔ ایک آپ کو روک رہا ہوں، ناظرین کی اطلاع کے لیے۔ ہاں خالد صاحب جی جی میں ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام ہے ابھی کا، وہ براہ راست فیس بک پر لائیو بھی ہو رہا ہے، اور بہت سے اب تک ہمارے پاس 90 سے زائد لوگ شریک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ویٹنگ روم میں موجود ہیں۔ میں سب کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ویٹنگ روم سے اندر لے کے آؤں گا، اور جو لوگ اندر نہیں آ سکتے وہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف جناب شفیع ایوب صاحب جاری رکھیں پلیز۔ جی، جو میں عرض یہ کر رہا تھا ایک بات کی طرف کہ یہ وہ شخص ہیں کہ کلیات فارسی غالب ایران میں، تہران میں جب اجرا ہوا، پہلے ایران نے پہلی بار اس بڑے پیمانے پہ اہل ہند کی فارسی دانی کا اعتراف کیا، یہ ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہے۔ اس کے 2 پیراگراف پروفیسر صاحب جناب خلیل الرحمان صاحب کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ علم کا دریا ہے، سمندر ہے، ندی ہیں، جی ہاں سید تقی عابدی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پیشے سے طبیب ہیں، بے مثال خطیب ہیں، اردو کے چمن میں باد نسیم ہے، دکن و دلی سے رشتہ ہے، کینیڈا میں مقیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب۔ عزم مرثیہ میں نالے دلگیر ہیں، اردو کے عالمی سفیر ہیں، ریاضت کے دھنی معیار ضبط میں تقی عابدی، اور سکہ رائج الوقت ہیں تقی عابدی۔ ایک کھلی کتاب ہے تقی عابدی، تاریخ کا سنہری باب ہے تقی عابدی، گویا ہوں تو رہ جائے تشنا کوئی پہلو کب ان سے، گویا ہوں تو رہ جائے تشنا کوئی پہلو کب ان سے، یاران نقطہ دا سیکھتے ہیں گفتگو کا ڈھب ان سے، ماہر اقبال ہیں، غالب شناس بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، کبھی سوٹ تو کبھی شیروانی، دیار غیر میں اسلاف کی نشانی۔
माहिर इकबाल हैं, गालिब शनाज भी हैं, खूबसूरत भी हैं, खुश लिबास भी हैं, कभी सूट तो कभी शेरवानी, दयारे गैर में असलाफ की निशानी, तकरीर जैसे दरिया की रवानी, हुए गोया तो मौजू पानी पानी। अगरचे सफर इनके लिए खसारा है, अगरचे सफर इनके लिए खसारा है, मगर सरजमीने हिंद पाक ने अक्सर इन्हें पुकारा है। हमने जब पुकारा ये अक्सर चले आए, हमने जब पुकारा ये अक्सर चले आए, लिए हुए एक इल्म का दफ्तर चले आए, लिए हुए एक इल्म का दफ्तर चले आए। यहाँ शहाब इनायत जैसे यारे गुलफाम रहते हैं। क्यों चले आए ये भी जरा मुलाहिजा फरमाइए कि अगरचे सफर इनके लिए खसारा है, मगर सरजमीने हिंद पाक ने अक्सर इन्हें पुकारा है। हमने जब पुकारा ये अक्सर चले आए, लिए हुए एक इल्म का दफ्तर चले आए। यहाँ शहाब इनायत जैसे यारे गुलफाम रहते हैं, इधर दिल्ली में ख्वाजा इकराम रहते हैं। मोहब्बत के मरीजों का इलाज खास करते हैं, ये मोहब्बत के मरीजों का इलाज खास करते हैं, ये सारा काम बसद इखलास करते हैं, ये सारा काम बसद इखलास करते हैं। कभी मौजों से उलझे कभी दरिया किनारे चले गए, कभी मौजों से उलझे कभी दरिया किनारे चले गए, अदाए खास से जुल्फे गीती समारे चले गए, अदाए खास से जुल्फे गीती समारे चले गए। मासूमा और रोया आपकी तसनीफे खास हैं, रजा व मुर्तजा भी दिल के पास हैं, रजा व मुर्तजा भी दिल के पास हैं। कई मुल्कों में रहे फिक्र आलमगीर रखते हैं, कई मुल्कों में रहे फिक्र आलमगीर रखते हैं। दिमागों में जहां दिल में यादें शब्बीर रखते हैं, दिमागों में जहां दिल में यादें शब्बीर रखते हैं। अमेरिका वो कनाडा लंदन वो ईरान की बातें, मगर दिल को गरमाती हैं वो हिंदुस्तान की बातें। अमेरिका वो कनाडा लंदन वो ईरान की बातें, मगर दिल को गरमाती हैं वो हिंदुस्तान की बातें। यादे सैयदे सिफ्ते नबी, यादे सैयदे सिफ्ते नबी, यानी यज़दाद की यादें, कभी दिल्ली कभी हैदराबाद की यादें। ये यादें अब भी दिल को लुभाती हैं, ये यादें अब भी दिल को लुभाती हैं, कनाडा से उन्हें खींच लाती हैं, उन्हें खींच लाती हैं। तो ये वो मोहब्बत है जो डॉक्टर सैयद तकी याबदी को कनाडा से खींच लाती है। और आज भी मैं ख्वाजा इकराम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका इनायत किया कि हम फिराक के हवाले से फिराक फहमी ऐते हाजिर में इस मौजू पे मोहतरम डॉक्टर सैयद तकी याबदी साहब का लेक्चर सुन सकेंगे। और आपको ये याद दिलाता हूँ ख्वातीन और हज़रात की दो बड़ी अहम शख्सियत, और कई और बड़ी अहम शख्सियत हैं, लेकिन हमारे सामने स्क्रीन पे दिल्ली से जनाब खलील रहमान एडवोकेट साहब, वो माहिर कानून भी हैं, और आप सबको मालूम है कि हमारा जो क्लासिकी सरमाया है, जो क्लासिकी अदब है, उस पे जो चंद लोग गहरी नजर रखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का क्लासिकी अदब हो या उर्दू का क्लासिकी अदब हो या फारसी का, वो कम लोग हैं जो खलील रहमान साहब जैसी गहरी नजर रखते हैं। और एक बहुत ही बागो बहार शख्सियत जो हम वक्त उर्दू के लिए वक्फ हैं, अदब के लिए वक्फ हैं, मोहतरम शहाब इनायत मलिक साहब अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ हमारे सामने जम्मू से मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे मौके पे फिराक के हवाले से, फिर इस अहद हाजिर में फिराक फहमी के हवाले से हम मोहतरम डॉक्टर सैयद तकी याबदी साहब को सुनते हैं। दरमियान में गुफ्तगू होगी, कुछ मुज़ाकरा होगा, ख्वाजा इकराम साहब भी शरीक हैं इसमें हमारी गुफ्तगू में। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सैयद तकी याबदी साहब से, मैं सामईन की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी साहब, कुछ खुसूसी लेक्चर है, और डॉक्टर सैयद तकी याबदी साहब के लेक्चर के बाद ऐसा नहीं कि मामला खत्म होगा, बल्कि हम अपने नाजरीन को शामिल करेंगे और सवाल जवाब का एक सेशन होगा, वो लाइव सवाल जवाब होगा। मुमकिन है कि बहुत से सवाल के जवाब तकी याबदी साहब ही देंगे, लेकिन हम में से कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो मौजूद हैं उनसे भी हम गुजारिश कर सकते हैं कि उन सवालों का वो जवाब दें। अब डॉक्टर तकी याबदी साहब से गुजारिश है, क्योंकि सामईन पूरे मौजूद हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं और यहाँ भी सब मौजूद हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना खिताब शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू वर्ल्ड एसोसिएशन का मैं ममनून हूँ। 1 मिनट सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि अपने मजमून से पहले कि प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब और सरपरस्त वर्ल्ड एसोसिएशन प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब और मोहतरम हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे दोस्त मोहसिन मोहतरम खलीलुर रहमान साहब के अलावा हम देख रहे हैं कि अभी नाज़िम बेमिसाल डॉक्टर
शफी अयूब साहब ने किस खूबसूरती से एक खाका पेश किया कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। और मैंने देखा 2-4 लोगों को कि जर्मनी से हमारे डॉक्टर इकबाल हैदर भी जुड़े हुए हैं, और हमारे डॉक्टर साहब लंदन से डॉक्टर जावेद भी, और जम्मू से मोहतरमा डॉक्टर शहनाज कादरी साहिबा। इसके अलावा जिसने फिराक को फिराक किया, नियाज फतेहपुरी के फर्जंद इस वक्त शिकागो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रियाज नियाजी। मैं बड़ा ममनून हूं कि नियाज फतेहपुरी के फर्जंद भी हमारे इस प्रोग्राम में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि किस कदर आपके नियाज फतेहपुरी का फिराक कंप्लीट नहीं होते पूरी तरीके से जब तक कि नियाज फतेहपुरी की वो उनको जो मदद उस जमाने में पहुंची है। बातचीत होगी तो गुफ्तगू ये है कि जैसा कि कहा गया कि इस पुराशोभ दौर में हर शख्स ने अपनी जिंदगी के अदवार में मसाइल देखे हैं, तो हमें भी ये देखना पड़ा कि अशरफुल मखलूकात को, जो इस कायनात का सबसे अजीम यानी कि मखलूक है, उसको दुनिया कायनात का सबसे मामूली और हकीर और छोटा जानदार वायरस ने चैलेंज कर दिया। अच्छा। और हमको मैदानों से निकालकर घरों में महसूर कर दिया है। तो ये बता रहा है कि जब मैं हमलावर होता हूं तो ना मजहब देखता हूं, ना कौमियत देखता हूं, ना मुल्क देखता हूं, ना उम्र देखता हूं, ना रंग देखता हूं, ना किसी किस्म की तबकाती फर्क देखता हूं। मैं तो सिर्फ इंसान को हमला। तो ये छोटा जानदार सबसे बड़ा सबक दे रहा है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं ममनून हूं कि आज के दौर में फिराक फहमी की, तो फिराक तो एक बहता हुआ दरिया है, लेकिन पूरा पानी तो सींचा नहीं जाएगा। अपने सागर में इतना सा खींचना चाहता हूं कि अपनी कुछ तिश्नगी हम बुझा सकें। अहले इल्म मौजूद हैं। टी.एस. इलियट कहता है कि सबसे बड़ा जो किसी शख्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है वो उसके जानने वाले और उसके हमकार और उसके कोलीग देते हैं। और आपने देखा कि आज के इस दौर में तो मैंने अपने जहन से कुछ सफ़ा सामने रखा हूं, क्योंकि शेर सही पढ़ना चाहता हूं और शेर आज पढ़े जाएंगे, लेकिन यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि फिराक की शख्सियत खुद मसाइल से वाबस्ता है। तो शख्सियत पर कुछ गुफ्तगू, उसके बाद फिराक की फन पर जी, और फिर आज के दौर में तो फिराक गोरखपुरी 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए, 85 साल उम्र की, और 3 मार्च 1982 को दिल्ली में इंतकाल किया। इनका खानदान तकरीबन खुद लिखते हैं कि 400 बरस से सिर्फ शेरशाह सूरी ने इनके खानदान को कुछ गांव दिए थे और वो उस जमाने से उसमें आबाद हैं। ये जो हवाले हैं फिराक के, खुद फिराक ने अपनी जो मेरी जिंदगी की धूप छांव जो आर्टिकल है उसमें मुफस्सिल लिखा है। इसके अलावा मुतरब ने यादों के झरोखे में मलफूजात के साथ गुफ्तगू की है। जी, खुद फिराक ने उनकी नज्म हंडोला में जो झूले के मानी में आती है, अब इसका जिक्र किया है। तो 85 साल जिंदगी की और खानदानी माहौल शायराना था। इनके वालिद जो गोरख प्रसाद थे, उर्दू और फारसी के अदीब और शायर थे। जी जी, और उनकी एक मसनवी इस वक्त मतबुआ मिलती है। तो इसके अलावा फिराक लिखते हैं कि मुझे शायरी पर उकसाने में मेरा फुफीजाद भाई जो सहर तखल्लुस करता था, उसने मेरी
हिम्मत अफजाई की। 1913 में गोरखपुर से मैट्रिक किया जी। फिर वहां से आए इलाहाबाद में एफए किया और यहां पर उन्होंने शायरी की। एक जुमला लिखते हैं, देखिए तहकीक का काम यही है कि जो जुमले लोगों ने पीछे रख दिए हैं उनको सामने लाया जाए। लिखते हैं, मैं प्रोफेसर नासरी का कभी एहसान फरामोश नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई और उन्हीं के फैज से मैं शायर हुआ। ये जुमला बहुत अहम है। क्या किया उसके लिए हमें तहकीक करनी पड़ेगी। फिर वहीं से बीए किया इलाहाबाद से और 1930 में आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया और फिर 1930 में ज्वाइन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को और 26 साल, क्योंकि एमए अंग्रेजी में था, 26 साल काम कर कर वजीफे पर शुभगदोश हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस्ताद अंग्रेजी। एक चीज जो बताना चाहता हूं, जब ये मैट्रिक पास हुए तो इनकी शादी किश्वरी देवी से की गई। ये बड़ा मौजू है, इस पर उर्दू अदब के तो लोग मालूम है आपके सफात के सफात सिया कर देते हैं। इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 3 जुमले बताता हूं जो खुद फिराक ने लिखे, क्योंकि वो जरूरी है फिराक शनासी के लिए, फिराक फहमी के लिए। कहते हैं, मुझे और मेरे खानदान को धोखा देकर एक साहब ने मेरी शादी एक ऐसे खानदान और एक ऐसी लड़की से करवा दी कि मेरी जिंदगी एक नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन गई। मेरी बीवी में कोई अखलाकी ऐब न था, उसका मेरे घर आना मनहूस साबित हुआ और कोई दूसरा होता तो दूसरी शादी कर लेता या मन मार कर रह जाता। मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सका और तब से आज तक मेरी जिंदगी एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ और तन्हाई का शिकार रही। पूरे 1 साल शादी के बाद मुझे नींद नहीं आई और उम्र भर इस तकलीफ को नहीं भूल सका। मसला यह है कि फिराक की जिंदगी में जहां पर बहुत सी ट्रेजेडीज और अलमिया है, उसमें शादी एक मसला है। फिराक के 2 भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, फिराक की जिंदगी में गुजर गए। हाँ शिराज, फिराक के बेटी नहीं, अभी वो एक जो जवान थी वो भी आपके मर गई और फिराक का जो जवान बेटा था उसने खुदकशी कर ली। तो एक शख्स को जब इतने मसाइल हों, और ये जो जुमला मैंने कहा कि 1 साल तक नींद नहीं आई, इस तरह से फिराक को कम से कम 2 मरतबा इस तरह से अटैक हुए हैं। मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूं, उनकी जो बाकी जो शख्सियत है उसमें कुछ ऑर्गेनिक मसाइल, यानी जिस तरह से हम अमराज कह सकते हैं जहनी और मगजी, उस तरफ भी रुझान होना चाहिए। जो उनके नेफ्यू ने जो किताब लिखी है फिराक, उसमें पूरी तरीके से यह बात बताई है, तो इस तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बाप का इंतकाल हो गया, डिप्टी कलेक्टरी की नौकरी की, लेकिन उसी जमाने में तहरीक मवालात में शरीक होकर इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू से मुलाकात हुई और फिर कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी हुए। उस जमाने में इसके सदर नशीन कांग्रेस के जौहर साहब थे, मौलवी मोहम्मद अली जौहर। इसी जमाने में फिराक ने शायरी अभी शुरू नहीं की थी। फिराक ने सबसे पहले अंग्रेजी में मज़ामीन लिखे, इसके अलावा फिर हिंदी में कुछ कहानियां लिखी और प्रेमचंद जो मशहूर कहानी नवीस उनको भिजवाई, और प्रेमचंद साहब ने अपने रसूख से उसको उस जमाने में, जमाने के जो कानपुर से जो मजल्ला निकलता था उसमें शाया करवाया। तो आप देख रहे हैं
فراق کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ شاعری جو شروع ہوئی، گھر کا ماحول شاعرانہ، اپج شاعری کی، پھوپھیزاد بھائی نے مدد کی، انہوں نے نظم جگنو لکھی. سب سے پہلی جو ان کی نظم ہے جگنو ہے، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے انگریزی میں اور ہندی میں آپ جانتے ہیں کہ مضامین لکھے. کون سا ایسا ایوارڈ نہ تھا جو فراق کو نہیں دیا گیا، وہ غالب اکیڈمی ایوارڈ ہو، وہ آپ کے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہو، وہ آپ کے پدم بھوشن ایوارڈ ہو، وہ آپ کے گیان پیٹ ایوارڈ ہو، ہر طریقے سے مسلسل حکومت دے ان کو. یہاں پر جیسا ابھی میں نے ایک بات کی کہ معیار ہنرمند کو پہچانتا ہے، تو 20ویں صدی میں اگر ہم 3 بڑے شاعر لیں، علامہ اقبال سب سے عظیم شاعر، اس کے بعد جو بڑا شاعر ہے وہ جوش ملی آبادی، اور جوش ملی آبادی کے بعد جو غزل کا عمدہ ترین اور بڑا شاعر ہے وہ ہے فراق گورکھپوری، رگھوپتی سہائے فراق. جی تو یہ دونوں، فراق جوش سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، لیکن یہ دونوں 1982 میں گزر گئے. اردو ادب کا بڑا منحوس سال. دونوں دوست تھے، ایک دوسرے کے فن کے قائل تھے، دونوں رندے قراباتی تھے، دونوں مذہب سے دور تھے، دونوں انگریزی سامراج کے مخالف اور خاندانی شاعر تھے. آپ جانتے ہیں جوش کے پردادا گویا اور دادا احمد اور باپ بشیر سب مسلسل شاعر گزرے، اور جیسا آپ نے دیکھا کہ فراق کے باپ جو عبرت تخلص کرتے تھے، ان کی حسن فطرت مثنوی مشہور ہے، اس زمانے کے شعراء اس سے واقف تھے. جوش غزل نظم کے شاعر مانے جاتے تھے اور یہ غزل کی آبرو مانے جاتے تھے. تو میں چاہتا ہوں جو پرمغز فراق کی شخصیت پر جو کوزے میں سمندر کو بھر دیا ہے، میں وہ جملے یادوں کی بارات جو جوش نے لکھی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کئی مثالوں پہ بھاری ہے. کہتے ہیں فراق مجموعہ ازداد، آمیزہ بلور و فولاد، گاہ نسیم بوستان، گاہ سرسر بیابان، گاہی خضر درگاہ، گاہی گم کرد راہ، گاہی شب نیم نم برگ، گاہ شعلہ جوالا، بے باک گاہ یزداں باغوش، گاہ اہرمن بردوش، رند قداخار، گوہر شاہدار، آسمان خوش لہجگی کے بدر، انجمن آگاہی کے صدر، اولیاء ذہانت کے قافلے سالار، اقلیم ژرف نگاہی کے تاجدار، جودت پناہ نقاد نگاہ، محبت جبریل، شاعر بزرگ و جلیل. میں اپنے فراق کو قرنوں سے جانتا اور اس کی خلاقی کا لوہا مانتا ہوں. مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں تو لفظ و معنی کے لاکھوں موتی رولتے ہیں، اور اس افراد سے کہ سامعین کو اپنی کم سوادی کا احساس ہونے لگتا ہے. وہ بلا کے حسن پرست اور قیامت کے شاہد باز ہیں، اور یہ وہ ذکوات مخصوص ہیں جو دنیا کے تمام عظیم فنکاروں میں پائی جاتی ہیں. کج نہاد صالحین پر آواز کستے ہیں، اور وہ ان بے توفیقوں کے کھوکھلے پن پر دل ہی دل میں ہنستے ہیں. لیکن ان کی راتوں سے ہوشیار، پینے سے پیشتر وہ یار غم گسار ہوتے ہیں، اور پینے کے بعد دشمن خونخوار بن جایا کرتے ہیں، اور نہایت استجاب آمیز خلق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا اپنی رفیق حیات سے جو برتاؤ ہے وہ سینہ انسانیت کا ایک ہولناک گھاؤ ہے، اور ان کے شدائد سے تنگ آ کر ان کا بیٹا خودکشی کر چکا ہے. وہ ایک دوہری شخصیت کے انسان ہیں، کبھی مسیح دورہ ہیں
और कभी मूसा उमरा हैं, कभी महकते गुलजार, कभी उपी तलवार। दिल्ली के दौरान क़याम एक बार वो मुझसे भी बहुत बुरी तरह से उलझ पड़े। उस वक्त अगर मैं अपनी पठनोल का गला न घोट देता तो बड़ा खून खराबा होता। उस रात की सुबह को मैंने उन पर एक नज्म कही थी जिसका एक शेर याद है, ना अता कर मगर माबूद, ना अता कर मगर मुझे माबूद, भूल कर भी शबे विसाल फिराक। आखिर में निहायत अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, हिंदुस्तान ने अभी तक फिराक की अजमत को पहचाना नहीं है। सरकार हिंद को चाहिए कि वो उनको सर आंखों पर जगा दे और उनको बाहमे वजू मुतमईन करके अपने दामन को मजीद फूलों से भर ले और नमक हरामी के दाग से अपनी पेशानी को बचा ले। जो शख्स ये तस्लीम नहीं करता कि फिराक की अजीम शख्सियत हिंदुस्तान के माथे का टीका, उर्दू जबान की आबरू और शायरी की मांग का संदल है, वो खुदा की कसम खूरे मादर जाद है। जिंदाबाद फिराक, पाइंदाबाद फिराक। आपने देखा जोश मलियाबादी ने जो किया है, तो कहने का मतलब यह है कि ये फिराक ने इसी वजह से इसका जवाब आपके जो है, आप जानते हैं कि 1946 में जब उनकी रुबाइयात का मजमुआ शाया हुआ रूप, तो उसमें जो इसका इंतसाब किया है वो इंतसाब भी ये कहकर किया है कि शायर आजम जोश मलियाबादी के नाम शायर आजम एक दूसरे को पहचानते हैं। इंतहाई खुलूसो मोहब्बत से तुम्हारे नाम मानून करता हूं, अगर तुम अब भी मुझसे साफ ना होते तो भी नाउम्मीद नहीं। आप देख रहे हैं, इसी वजह से अशरफ मालवी ने जोश और फिराक को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है, उधर है जोश शहींशाह है नज़्म शोले बयां, इधर फिराक है बज़्म गजल की रूह रवां। उधर जलाल शराबो शबाब का शायर, इधर जमाल शबे महताब का शायर। उधर है लब पे अगर इनकलाब जिंदाबाद, इधर हयात दरख्शां का ख्वाब जिंदाबाद। उधर है गेसुए अल्फाज में अगर शाना, इधर है जुल्फे गिरागीर का वो दीवाना। उधर जबान पे अगर नारे बगावत है, इधर गजल की जबान नगमे मोहब्बत है। उधर है उर्फियो फिरदौसी की सुखन साजी, इधर है मीर के कल्बे हजी की गम माजी। उधर जो हाफिज खय्याम का है कैफ सुरूर, इधर है जज्बे मोमिन की काफिरी भरपूर। ये दो मीनारे अजमत हैं दोनों लासानी, अदब के दोनों हैं शहकार हैं ये लाफानी। किताबे जीस के दोनों हैं अब्द अहद साज वरक। आखिरी शेर किताबे जीस्त के, किताबे जीस पर तवज्जो, किताबे जीस के दोनों हैं अहद साज वरक। जवाब जोश है मुश्किल महाल मिस्ल फिराक। आपने देखा उम्दा तरीन तरीके से हजरत जोश मलियाबादी ने और फिराक गोरखपुरी के बारे में, तो जोश ने अपना हक अदा किया। आइए दूसरे मशाहिद क्या कहते। यगाना चंगेजी कहते हैं, दुनिया से जाते हुए गजल को फिराक के जिम्मे किए जाता हूं। वो नाम जो अगर 5 गजल के शोरा 20वीं सदी के हम जमा करें तो उसका सरखील यगाना चंगेजी होता है। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, जब लोग हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताजा रहेगी। आज 2020 में वर्ल्ड एसोसिएशन की जानिब से हम बैठे हुए 15,000 किलोमीटर पर और 7,000 किलोमीटर से सुनते हुए हमारे डॉक्टर जावेद और इकबाल भाई इस बात की गवाही दे रहे हैं। अमेरिका से भी बहुत सारे और फतेहपुर अमेरिका से आपके 17,000 किलोमीटर से बैठे हुए रियाज बांग्लादेश से जुड़े का असगर गोंडवी कहते हैं, उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत फिराक की शख्सियत। नियाज फतेहपुरी फरमाते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है तो तन्हा फिराक का नाम लूंगा। आप देखिए फिराक ने एक पूरा मजमून लिखा है। जब नियाज फतेहपुरी नंबर निकला और उसकी कॉपी मेरे पास
रियाज फतेहपुरी ने, आपके नियाजी ने भिजवाई है, इस वजह से कि ये अभी तक हमारे पास इस लिटरेचर में शामिल नहीं हुआ था। एहतशाम हुसैन कहते हैं, अगर एहसासात की लताफत, जज्बात की शिद्दत और हुस्न इजहार की नुदरत गजल में एक जगह देखना हो तो फिराक की गजलें देख लेना। कलीमुद्दीन कहते हैं, कलीमुद्दीन तो किसी के बारे में पॉजिटिव मुश्किल से कहते हैं। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, मैं फिराक को उर्दू गजल का एक अहम सुतून करार देता हूं। ज्ञानचंद ने फिराक, देखिए हम फिराक फहमी की बात कर रहे हैं, इसमें हुस्न और यहाँ पे मदा और कदा दोनों आएंगे। ज्ञानचंद कहते हैं, फिराक की उरूजी हिस्स जितनी कमजोर थी, मशाहिर शुरा में उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हिंदी बहरे मुतकारिब और मुतदारिक और रुबाई में वो खास तौर से ठोकरें खाते। फिराक जीनियस थे, नाबगैर रोजगार थे। देखिए अकाबरीन ने उर्दू के उनको कहा है डॉक्टर जॉनसन का खिताब दिया, लेकिन आप देखें कि इस जॉनसन को कोई बासवल नहीं मिला जो उनके मलफूजात को जमा करता। इस गोयटे को कोई अकरमन नहीं मिला जो इसकी गुफ्तगू, जिसके दानिश्वरी और बसीरत अफरोज जुमलों को हम तक पहुंचाता। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से काम किया है उर्दू शायरी को, आएंगे हम तो उनकी, मैं वक्त उस पर गंवाना नहीं चाहता जो उनके मजमुआत और चीजें हुई हैं। खुद कहते हैं, देखिए फिराक को उनके हमवतन और सबसे अजीज दोस्त मजनून गोरखपुरी ने 8 कपारी कहा है, यानी 8 दिमागों का मालिक, 8 एक खोपड़ी में 8 दिमाग, यानी फिराक शायर उर्दू हैं, फिराक एक नक्काद हैं, फिराक एक अदीब हैं, फिराक एक उस्ताद हैं, फिराक एक अंग्रेजी के शायर हैं, फिराक एक मुजाहिद आजादी हैं। फिराक के सामने कोई बात नहीं कर सकता था। सब लोगों ने लिखा है जब फिराक एक उम्दा खतीब है। तो 8 जौहर, हम जहती शख्सियत। तो अगर आप देखें शायरी पर हम गुफ्तगू अगर करें तो फिराक अगरचे के मारूफ हैं कि वो गजल के शायर हैं। खुद कहते हैं कि मैंने 1000 के ऊपर और 20,000 के करीब शेर लिखे हैं, लेकिन मैंने जहलुम के बुक कॉर्नर के कहने पर पहली मर्तबा, आज तक कम से कम 15-10 कुल्लिया छपे हैं, और आपको मैं ये उर्दू वर्ल्ड एसोसिएशन के टेबल से बता रहा हूं, कोई कुल्लियात कामिल नहीं है। गजब तो ये है कि फिराक की मैक्सिमम आपको बाद में मिलेंगी 27 नज़में, जबकि फिराक की तकरीबन 80 के करीब नज्म मिलेगी आपको लिखी हुई कुलियात में, और उसमें से कम कर दिया गया है। हमको ये हक नहीं होता। फिराक ने कहा मैंने 1000 रुबाइयात कही हैं, 1000 गजलें कही हैं। 1000 गजलें तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर कुलियात में देखें तो किसी ने 80, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 250, मैक्सिमम किसी ने 300 रखी है। फिराक ने कहा मैंने 900 के करीब रुबाइयात कही हैं, नहीं है। मैंने अभी तक 577 रुबाइयात, जिसमें 351 रुबाइयात उनकी रूप की शामिल है। तो फिराक का कुलियात जिस तरीके से होना चाहिए था, फिराक की मैं गुफ्तगू मजामीन की नहीं कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू उनके जो तनकीदी मजामीन हो या उनके जो हाशिए हों उसकी गुफ्तगू को नहीं कर रहा हूं। तो फिराक ने तनकीदी मजामीन लिखे। आप जानते हैं कि फिराक ने अंदाजे लिखे, अंदाजे में तकरीबन 8 बड़े लोगों पर उनके मजामीन। फिराक ने उसके बाद आप जानते हैं कि हाशिए लिखे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर उसमें भी 5-6 बड़े मजामीन हैं। फिराक ने कमाल का एक मकाला लिखा, उर्दू की इश्किया शायरी। आज 70 साल के बाद ये उर्दू की इश्किया शायरी मैं जितने मर्तबा भी पढ़ता हूँ, जिस मर्तबा भी पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ हासिल करता हूँ, उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। फिराक ने उम्दा तरीन चौथा काम किया गजल पर।
फिराक की गजल पर। मजामीन और बहुत से हैं, जैसे अभी आपने देखा कि कितने लोगों ने फिराक का वो मजमून जो उन्होंने बिस्तर मार्ग से नियाज फतेहपुरी पर लिखा, कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा, कभी आया ही नहीं बाहर। अगरचे के वो निगारिस्तान में, अगरचे के वो फरमान फतेहपुरी साहब ने उसको शाया कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आज फिराक की जरूरत इस वजह से है, मैं उर्दू के वकील की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा हूं, ताकि हम अगर दूसरी जबानों में हो तो लोग चप्पा चप्पा जाकर उसको जमा कर कर आपके जो है पेश कर देते हैं। हमारे पास ना फिराक की गजलें जमा हुई हैं, हमारे पास ना फिराक की नज़में जमा हुई हैं, हमारे पास ना फिराक की रुबाइयात जमा हुई हैं, हमारे पास ना फिराक के तनकीदी और आपके क्या कहते हैं जो तासीरी। फिराक अगर कोई शख्स है उर्दू अदब में तासीरी तनकीद का अलम बरदार, तो फिराक के सिवा आप किसी और को उतनी बड़ी अहमियत दे ही नहीं सकते। फिराक कमाल का शायर। तो कहने का मतलब यह है कि एक जब शख्सियत किसी की हमारे बर्रे सगीर के माहौल में मशहूर हो जाती है तो पूरी चीजों को पीछे डाल देते हैं। जैसे ही गजल का शायर मशहूर हो गया, नज़्मों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो तो रूप में क्योंकि श्रृंगार रस की और हिंदुस्तान की अर्जियत की और बर्रे सगीर की वो पाकीज़गी थी, जो बर्रे सगीर का जो था, याद है वो आपके मिसरा गालिब का, बस सोमनाथ ख्याली दराई बीता बीनी रवा फुरूज बरी दोशाए जन्नारी। तुम लोग शौकत को जो है उर्फी को इस वजह से अहमियत मत दो कि वो ईरानी था, तुम लोग जलील के असीर इस वजह से मत हो जाओ कि उसको खांसार ईरान से ताल्लुक था। बस सोमनाथ ख्याल दराई ताबीनी, तुम मेरे सोमनाथ ख्याल की दुनिया में तो आओ। इकबाल का शेर याद है, ब्रह्मन ज़ादा, यानी मेरा ताल्लुक आपके इस सरजमीन कश्मीर से हूं जहां पर पंडित हजारों साल से ममात और हयात और जात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसी वजह से तो मैं आपके जो है मौलाना रूम और आपके शाह तबरेज का जो है हम लेवल होकर बात कर रहा हूं। इकबाल ने जब ये कहा तो फौरन हमने आपके जो है नस्ल दर नस्ल जाके जो है देखना शुरू किया कि वो कन्वर्ट कब हुए। नहीं, ब्रह्मन ज़ादा इकबाल इस वजह से कह रहा है कि फिक्री तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि हमने गजल हो, रुबाई हो, कसीदा हो, मसनबी हो, हमने खारिज से लिया, हमने अरब और ईरान से लिया, लेकिन मानी अपने भरे। उसी को कहते हैं अर्जियत, उसी को कहते हैं आपके। यानी अगर हम सिवाय जिन चीजों को देखे नहीं, हम कुए खाफ की बातें करते हैं, हम क्यों ना आपके जो है कुह की बात करें जो हमारे साथ है। हम लोग आपके जो है दरियाओं की बातें। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आठ कपारी जो कहा मजनू ने आठ कपारी इस वजह से कहा कि ये एक मजमुआ है। एक चीज जो है जो मसले हुए हैं कि जैसा ये मशहूर है कि आपको फिजा अपनी बनानी पड़ती है। इनके पास मसाइल हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज के दौर में, यानी ये 21वीं सदी का दौर इस वजह से फैज और इस वजह से आपके फिराक का दौर है कि इन्होंने अपनी शायरी को आज के दौर से आपके पहुंचा। फिराक के पास अर्जियत है, मजहबियत नहीं है। आप देख लीजिए, फिराक मादियत पर जोर देते हैं, पाकीज़गी मादे पर गुफ्तगू करते हैं। फिराक के पास एवरीथिंग इज मैटर और उसकी पाकीज़गी। फिराक के पास वो चीजें नहीं हैं जो हम लोगों ने आपके जो है बताने की कोशिश की है। तो अब यह है कि मैं आपके इस तरह से आगे इस वजह से बढ़ रहा हूं, जैसे 16वीं सदी में आप जानते हैं कि निशात सानिया के अलमबरदा स्पेंसर ने क्यों मशहूर हुआ। स्पेंसर इस वजह से हुआ कि उसने बिल्कुल उसी तरीके से पुराने शोरा जो ग्रीक के थे उन लोगों ने जिस तरह से मंजरकशी की है, उसने इंग्लैंड के पहाड़ों की, इंग्लैंड के मनाजिर की, इंग्लैंड की जो अर्जियत थी उसकी की तारीफ की। फिराक ने वही काम बर्रे सगीर के लिए किया। फिराक ने वही काम किया जो स्पेंसर ने इंग्लैंड के लिए कहा था। फिराक ने ये किया, मैं पहले आपके मारूजे पेश कर रहा हूं, उसके बाद तमाम चीजों को उनके अशार से साबित करूंगा। फिराक ने ये कोशिश की कि जो यहाँ की जो खूबियां हैं उनको बताने की कोशिश की। हाँ,
تو فراق آپ کے جو ہے مجاہد آزادی بھی تھے جی نقاد بھی تھے, مجاہد آزادی تھے. جانتے ہیں کہ جب وہ انڈر سیکرٹری ہوئے اور جب یہ پوری ٹیم آپ کے محمد علی جوہر کے ساتھ اور پنڈت نہرو کے ساتھ اور ان کے باپ آپ کے ساتھ موتی لال کے ساتھ پکڑی گئی, تو فراق کو بھی آپ کے تقریباً 1.5 سال جیل ہوئی اور فراق کو 500 روپے جرمانہ بھی ہوا. فراق نے اس کے بعد پھر احساس کیا کہ وہ ان کے پاس جو اپج ہے شعری اور لٹریچر کی, تو اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے اس کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. تو فراق ہم آئیے, ہم کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اور ہمیں کہنا زیادہ ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فراق جینیس اور فراق نے زندگی کو ایک وسیع یعنی ایک وسیع طریقے سے دیکھا. وہ جس طریقے سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش نہیں کروں گا جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کے تصانیف کیا ہیں, اور ان کے تصانیف کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. صرف وہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرف اس وقت تو ارضیت اور بر صغیر کی منظر کشی جو فراق نے آپ کے جو ہے یہاں پر جو ابھی میں عرض کر رہا تھا جو اسپانسر نے ہومر وغیرہ کی طرح سے کی ہے. فراق نے اردو کی شاعری میں یہ کہا ہم سے کہ دیکھو اس شاعری کی جڑوں کو اس زمین میں گاڑ دو, یعنی وہ زبان استعمال کرو جو عوام کی زبان ہے, جس میں ہندی کے رسیلے شبد بھی ہوں, جس میں اردو کی بازاری اور اردو کی بھاکا اور بھاشا اور غریب کی جو محلی جو زبانیں ہیں ان کے الفاظ بھی ہوں. جی ہم نے کہا کہ نہیں, یہ فراق کا, ہمارے علماء نے کہا نہیں یہ فراق کا ایجنڈا ہے, ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی. یہ غلطی ہوئی اس وجہ سے کہ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے شام عیادت ایک نظم ہے, اس میں کس طریقے سے, یا جو ان کی ایک اور ایک نظم آپ کے یہ چھپ, یہ روپ, یہ جوبن, یہ سج, یہ دھج, یہ مہک, یہ پورے لفظ ہندی کے لفظ. چھپ کے معنی کتنے ہیں؟ زینت کے معنی ہے, خوبصورتی کے معنی ہے, ناز و انداز کے معنی ہے, تناسب اعضاء کے معنی ہے, معشوقانہ انداز کے معنی. ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے. یہ روپ, یہ روپ جو ہے, روپ کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ چہرہ. چہرے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ روپ اپنے مصرے میں رکھیں گے تو روپ کے معنی کئی آ جائیں گے. اس میں چہرہ بھی آئے گا, اس میں حسن بھی آئے گا, اس میں سفیدی بھی آئے گی. یہی آپ کے روپ سے روپیہ بنا ہے, یہی روپ سے روپیلی بنی ہے, یہی آپ کے سکہ بنا ہے جو چاندی کی طرح سے. تو روپ کا جب آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کو 18-20 معنی ملیں گے. تو ابہام اور ایہام ہو رہا ہے. شاعر کیا چاہتا ہے؟ معنی کا دفتر کھولتا ہے. یہ جوبن, حسن, خوبصورتی, چڑھتی جوانی, تراوت, چھاپ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے معمولی الفاظ, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ سج, یہ دھج, یہ دھج جو ہے نا جس سے ہم دھجیاں کہتے ہیں, دھج پوشاک کو کہتے ہیں. سج سجاوٹ صرف ایک لفظ نہیں ہے. سج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سنگار شامل ہے, اس میں آپ کے خوبصورتی شامل ہے. تو ایک تو یہ کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں, دوسرے یہ کہ اس میں معنی آفرینی ہو رہی ہے, تیسرے یہ کہ یہ مصرع عوام کی زبان کے قابل ہو رہا ہے. چمکے تاروں کی کرنوں کی نرم نرم پھلوار, یہ رسمسات بدن کا اٹھان اور یہ ابھار, فضا کے آئینے میں جیسے لہلہائے بہار. اگر آپ اس کو رس مسا پڑھیں
تو بھیگا بدن ہوتا ہے، اگر آپ اس کو رس مسا پڑھیں تو پھر انگڑائی اور ناز و ادا ہوتی ہے۔ تو ابہام اور ایہام، معنی کی گہرائی اور گہرائی، اردو ادب کو پھیلنا ہے، اردو ادب کو وسعت حاصل کرنا ہے۔ اردو کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اردو کا دل فراق والا، بہت پھیلا ہوا دل ہے، ہر چیز کو اردو جو اپنے مزاج کے مطابق سمجھتی ہے حاصل کر لیتی ہے اور اس کو سنوار کے پیش کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یعنی ہم آج اردو شاعری میں کوئی صنف آگے نہیں بڑھی سوائے ایک مرثیہ ہے جس نے فارسی سے بھی آگے بڑھ گیا، جو عربی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کیا کیا انیس اور دبیر نے؟ انیس اور دبیر نے مرثیے کو بر صغیر کے حالات سے مطابق کر دیا۔ یہاں پر حضرت قاسم صحرا باندھتا ہے جبکہ عرب میں صحرا ہوتا ہی نہیں۔ یہاں پر بیوہ اپنے چوڑیاں پہنتی ہے، وہاں پر چوڑیوں کا رواج ہی نہیں۔ یعنی مرثیے کو کس طریقے سے معاشرے سے جوڑ کر اس میں وہ چیزیں رکھیں جو یہاں کی تہذیب کو آپ کے پسند کرتی تھی، اور جس سے شاعر پیشوا نہیں ہوتا، شاعر ایک شخص ہوتا ہے جو پوری طریقے سے اپنے حق میں ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو عشقیہ دور میں کہا تھا، آپ کو یاد ہے غزل کے بارے میں آل احمد سرور نے 2 شعر کہے تھے کہ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ تو غزل ایک ایسی، ایک جگہ کہا تھا غزل روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ فراق نے غزل میں تہلکہ مچایا۔ ہماری جو آپ کلاسک غزل دیکھیں، یقیناً فراق کے پاس 2 دھارے ملتے ہیں غزل میں، ایک میر سے ہوتا ہوا، مصفی سے گزرتا ہوا، سودا کو ٹچ کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا وہ آتا ہے مومن تک، اور مومن سے پھر آگے نکلتا ہے۔ ایک دوسرا جو ان کے پاس ہے وہ جرت سے ہوتا ہوا، حسرت سے ہوتا ہوا، اور یہ جو عشقیہ رومانس کے جو شاعر تھے ان سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فراق نے بہت زیادہ مغربی شعراء سے استفادہ کیا، کوئی اس میں غلطی نہیں۔ فراق نے انگلینڈ کے جو رومانی شعراء تھے، جیسے ورڈسورتھ ہوں، جیسے آپ کے پاس پوری سیریز ہے کہ رومانی جو کیٹس ہو یا ورڈسورتھ ہو یا شیلی ہو یا برنز ہو، ان سب کے اشعار، بعض اشعار تو میں آپ کو پیش کروں گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا چربا ہے۔ انگریزی شاعری اپنی جگہ پر، اس کو اردو شاعری سے کچھ نہیں، لیکن مضامین کی جو ہے، تو ہمارے اردو شعراء یہ بتاتے تھے کہ گرے ہوا عاشق اس قدر آپ کے سر کے بل معشوق کے اس میں جا رہا ہے، کوچے میں جا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، ضلالت سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا اور میرا جنازہ یہاں نکل گیا۔ یہاں پر فراق نے کہا جس طرح سے معشوق کے انداز میں ایک فخر ہے، اسی طرح سے عاشق کی فکر میں بھی ایک فرق ہونا چاہیے۔ یہ جدیدیت کا مسئلہ تھا، یعنی کس طریقے سے عاشق کو، تو اگر آپ دیکھیں اس تنازع میں، اگر آپ دیکھیں تو بہت سے شعر آئیں گے۔ میں پہلے یہ باتوں کو تمہیداً پیش کر رہا ہوں، جیسے وہ جو کانسیپٹ تھا پرانی کلاسک عاشق اور معشوق کا، وہ اس کو انہوں نے بدلا اور اس کو بناوٹی طریقے سے، ادھر تو آپ کے کہتے تھے میں جو ہے آپ کے جو ہے میرے دل کو اس نے کاٹ کے پھینک دیا، میں آپ کے مر گیا، اور ادھر جا کر آپ کے بیگم کو مارتے تھے لکڑیوں سے، تو دس از ناٹ رائٹ۔ آپ کے جو ہے یہ دوروئی ہے، دس از بناوٹ، یہ جھوٹا پن تھا۔ تو فراق نے اس جھوٹے پن کو نکالا اور یہ بتایا کہ پوئٹری کو صحیح طریقے سے، یعنی عاشق کو وہی مقام دیا جائے، اگر اس کے پاس ناز ہے تو عاشق کے پاس بھی اس کے عشق پر فخر ہے، یعنی ایک پاسبلٹی یہ دی۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، حق بات کہا،
اور ہم ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں، ہاں ایسا بھی نہ تھا، اور ہم بھول گئے ہیں تجھے، ایسا بھی نہ تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں، دل ہے، تنہائی ہے، بہت اچھا، کتنا سچا شعر، میں ہوں، دل ہے، تنہائی دل ہے، ہے، تنہائی ہے، تم بھی ہوتے اچھا ہوتا، کیا تم بھی ہوتے اچھا کیا ہوتا، خوب، یقیناً کیا معشوق خوب، کا ہوتا تو اچھا ہوتا، واہ، لیکن یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے پیروں پہ نہیں ڈال دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں، ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات، ایسے بھی ہیں واہ، کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات۔ کٹ نہ سکی دن سے ایک رات۔ تو ڈاکٹر صاحب اب کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ زندگی 4 دن ہے، یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی، یہ معنی جی زندگی ہے 4 دن زندگی ہے کی، 4 دن کی۔ بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی، تو واہ، 4 دن کی زندگی پر نالا نہ ہو، بلکہ 4 دن زندگی آپ کے جو ہے دوہی ہوئی ہے، اور جو مشکلات ہم کو پیش آ رہے ہیں، اب وائرس کی طرف سے ہو، اخلاق کی طرف سے ہو۔ دیکھیے فراق اردو غزل میں رومانی شاعر ہے، عشقیہ شاعر ہے، یہ اور بات ہے کہ فراق جو ہے فلسفے کا شاعر نہیں ہے علامہ اقبال کی طرح سے، فراق فکر کا شاعر ہے، دانشوری کا شاعر ہے۔ دانشوری الگ چیز ہے، فلسفہ اور چیز ہے۔ تو فراق یہ کہہ رہے ہیں 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، یہ جو مسائل ہم پہ پیش آئے ہیں زمانے کو بھی پیش آئے ہیں، 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی، لیکن جب بھی میرا معشوق گزرتا ہے تو ہر وقت جب وہ آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئی نئی سی چیز ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں دلوں کو، وہی استعاروں کو دیکھیے استعمال کرتے ہیں، دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی، دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھے جس طرح مندروں میں چراغ، کہ جگمگا اٹھے جس طرح۔ کتنا زیبا، کتنا خوبصورت شعر ہے۔ اور واقعی اچھا شعر کیا ہے؟ شعر یہ ہے کہ ایک سمندر کو آپ شعر میں آپ کے کوزے میں بند کر دیں، یہ شعر اس وقت لیتے جائیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کہ یہ 2020 کے لیے سب سے موزوں شعر ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اب بیمار کی رات میں جو تفصیل ہے، بیمار کی رات میں جو بے قراری ہے، بیمار کی رات میں جو اضطراب ہے، بیمار کی رات میں جو تنہائی ہے، اب آپ اس کو سوچتے چلے جائیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ 2 آئینوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا گیا ہے، اور دروازے ہر کس اپنی دماغ کی قوت سے اس کو کھولتا ہی چلا جائے گا۔ غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، واہ واہ بہت اچھا، غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بلانے میں۔ دیکھیے یاد اور بلانا دونوں کا تعلق دماغ سے، کیا کہیں۔ اب یہ ایک کمال جو کرتا ہے فراق، وہ یہ ہے کہ فراق ایک تو تکرار کرتا ہے اپنے شعروں میں لفظ کی، دوسرے جو ہے تضاد، متضاد، مخالف الفاظ کو لا کر ایک معنی آفرینی اس میں پیدا کرتا ہے۔ بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم، تجربہ ہے۔ غزل کیا ہے؟ غزل داخلیت اور خارجیت جو کچھ بھی ہے اس کو لیتی ہے، اور اس کے بعد دل کے علاوہ میں اس کو پکا کر اس کو داخلیت کا سوز و گداز دے کر صفحہ خرطاس پر بکھیرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غزل۔ تو کہتے ہیں بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم، جو تیرے ہجر میں گزری وہ رات رات ہوئی۔ تو رات کا جو کانسیپٹ ہے، رات کی جو گفتگو ہے، رات کی، اور یہ تو بہت ہی معروف غزل ہے جو گائی گئی ہے کہ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ زندگی نہیں پہچانی جا سکتی، ذات نہیں مانی جا سکتی، کائنات کے مسائل کو درک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی نے خاص طریقے سے کہا کہ یہ جو کتاب کائنات ہے اس کے پہلے کے بھی ورق ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے آخری بھی ورق آپ کے جو ہے ہم کو نہیں ملتا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کیسی بنی، یہ دنیا کا کیا انجام ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم تو بیچ سے کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی،
नियाज फतेहपुरी पर जब उन्होंने आर्टिकल लिखा है, आशिफ्ता बयानी मेरी, फिराक गोरखपुरी का आर्टिकल है, बहुत से लोगों को जो है ख्वाजा भाई लोगों को नहीं मालूम। मैं बहुत ममनून हूँ हमारे क्या कहते हैं रियाज नियाजी का कि उन्होंने मुझे ये आर्टिकल दिया जो मैंने फिराक फहमी में शामिल किया है, कि उसमें ये शेर कहा कि जब आप लखनऊ से चले गए और आपके जो है कराची, तो मेरा दिल बस ये रहा, और ये शेर कहा, अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। आप देख रहे हैं यारों ने कितनी दूर बसाई है। और ख्वाजा भाई ये शेर सुनिए कि जिंदगी क्या है इसको आज है दोस्त, जिंदगी पर भरपूर शेर, जिंदगी पर भरपूर, जितना जिंदगी और जिंदगानी और हयात और फलसफे आपके जो है क्या कहते हैं इस जमाने पर बात की है दानिश्वरी तरीके पर, फलसफा नहीं दानिश्वरी पर। जिंदगी क्या है इसको आज है दोस्त, सोच ले और उदास हो जाए, सोच ले और उदास। लफ्ज उदास में इस उर्दू लफ्ज में क्या दर्द है। कहते हैं कि वो जो भूलती भी नहीं याद भी नहीं आती, जो भूलती भी नहीं याद भी नहीं आती, तेरी निगाह ने क्यों वो कहानियां न कहीं। और आप देख रहे हैं, देख रफ्तार इनकलाब फिराक, देख रफ्तार इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो कितनी आहिस्ता और कितनी तेज, वही मसाइल तजाद मैं बयान कर रहा हूं। कुछ खफस की तितलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फिजा कुछ हसरते परवाज की, कुछ खफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फिजा कुछ हसरते परवाज की। बातें करो जी तलमीहात को किस तरीके से खूब करता है। हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का बनबास। तो बनबास और सीता, तलमी से एक शेर को जोड़ना, अर्जियत से उसको मिलाना, खान उसमें आपके जो है मानी आफरीनी पैदा करना, उसमें यानी इस एक शेर पर जो आपने पेश किया था गजल में ख्वाजा भाई, इस एक शेर पर पूरी तरीके से आपके किताब लिखी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं, यूं ही फिराक ने उम्र बसर की, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, और इससे फायदा फैज ने भी उठाया है। हाँ? मोमिनो लाख जन्नतें कुर्बां, फिराक कह रहा है मोमिनो लाख जन्नतें कुर्बां, एक बच्चे की मुस्कुराहट पर, एक बच्चे की मुस्कुराहट। क्या इससे बेहतर तासीरी शेर हो सकता है? क्या इससे बेहतर हम आपके जो है गुफ्तगू को कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए जमीर की जरूरत है। इसी वजह से फिराक कहता है, जब तक न हो जमीर की लौ आंख को रोशनी नहीं मिलती। जब तक न हो, यानी वो आंख वो चीज नहीं देख सकती। ये इतना बड़ा फलसफा है कि फिराक कह रहे हैं, आंख वो चीज नहीं दे सकती जिसको आपका जमीर आपका दिमाग नहीं जानता। यानी अगर फर्ज कीजिए कि मैं एक ब्लड ड्रॉप को स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप में देखूं और आपको कहूं कि आप बताइए क्या है, तो आप कहेंगे ये कुछ लाल पीले रंग के कुछ राउंड आपके सेल में देख रहा हूं। लेकिन मेरे लिए वो पूरा एक दफ्तर है। मैं कहूंगा इसकी डायग्नोसिस ये है, मैं कहूंगा इसका मसला ये है, मैं कहूंगा ये सेल को मैं जानता हूं। तो जिस चीज को दिमाग जानता है, आंख उसी को देख सकती है। इसीलिए कह रहा है फिराक, जब तक ना हो जमीर की लौ आंख को रोशनी नहीं मिलती। एक जगह कहते हैं, हासिले हुस्नो इश्क बस है यही, हासिले हुस्नो इश्क बस है यही, आदमी आदमी को पहचाने। आज का सबसे आज फिराक फहमी की जरूरत इस वजह से है कि ये आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा है, ये एहतराम आदमी नहीं कर रहा है, ये मुकाम आदमी को नहीं जान रहा है, ये हुकूक आदमी को नहीं दे रहा है, ये इंसानियत की आदमियत की चीजों को नहीं पहचान रहा है। यही मकसद है, यही मकसद हयात इश्क का, ये जिंदगी का ये इश्क, यही मकसद हयात इश्क का है। जिंदगी को पहचाने। एक जिंदा आदमी दूसरे जिंदा आदमी को पहचानने की कोशिश करे। आप देख रहे हैं, हमें तेरे हूरो परी होने पे मसरूर नहीं, हम तेरे हूरो परी होने पे मसरूर नहीं, हमें दरकार है इंसान का इंसान होना। बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं, हमें दरकार है इंसान का इंसान होना। अर्श से है बुलंद यूं तो जात, यानी इंसान की बात, इंसानियत की बात, हयात और मुमात की बात, इस दुनिया की जिंदगानी की बात, अर्श से है बुलंद यूं तो बशर। याद है इकबाल ने कहा था, आंख के दर आलम न गुंजत आदमस,
कि ये 6 फीट का आदमी इतना बड़ा है, इकबाल कहते हैं कि पूरी कायनात में समा नहीं सकता, लेकिन कायनात को बड़ी आसानी के साथ इंसान के एक हिस्से में आप रख सकते हैं, क्योंकि आदम इंसान कायनात से बड़ा है। उसको बताते हैं, फिराक अपनी जबान में कहते हैं, अर्श से है बुलंद यूं तो बशर एक मुश्ते गुबार है। ए दोस्त, देखने में तो एक मुश्ते गुबार है, देखने में तो एक मुट्ठी मिट्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं अर्श से बुलंद है। ना समझने की ये बातें हैं, ना समझाने की, जिंदगी उश्री होती है नींद के दीवाने की। आगे बढ़ के कहते हैं, बड़ा आदमी वही है यारो जिसको छोटा बनना आए। क्या शेर, वाह क्या अच्छा, तजाद में क्या शेर कह दिया। क्या इसी को कहते हैं सहल मुमतना। देखने में बहुत आसान, देखने में बिल्कुल, मगर अजीम मारे कर। बड़ा आदमी वही है यारो जिसको छोटा बनना आए। ये दोनों कैफियतें मकसद हयात नहीं, मकसद हयात कुछ और है। ये दोनों कैफियतें मकसद हयात नहीं, गमो खुशी के लिए आदमी की जात नहीं कि मैं सिर्फ या खुश रहूंगा या मैं रो लूंगा, नहीं, मकसद हयात और कुछ है। कहते हैं, फिराक दौड़ गई रूह सी जमाने में, कहाँ का दर्द भरा था तेरे फसाने में। बहुत फिराक ने अपने फिसाने में दर्द भरा। तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। कितने शेर सुनाओ, कितने। मैंने 40 से ज्यादा मज़ामीन फिराक फहमी में लिखे हैं, और इस वक्त 40-50 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिराक ने आपने देखा कि किस तरीके से गुफ्तगू की है। हाँ, फिराक के मसाइल भी हैं। फिराक ताली करना शायर का हक है जी, कहा गया है, मुस्तहसन है, हुस्न भी है, क्योंकि ये उसकी मिसाल ये दी गई है। क्योंकि आपको मालूम है मौलाना रूम ने कहा था कि गुफ्ते आयत दर जबाने दीगरा, यानी खुश तरह बौशत के सिरे दिलबरा, गुफ्ते आयत दर जबाने दीगरा। अच्छा तो यह है कि दिलबरों की हिकायत कोई दूसरा कहे, यानी आपकी तारीफ कोई और कहे। मीर अनीस ने कहा, करते हैं तही मक्स सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली है, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। तो यहाँ पर हमारे देखिए, मैं जो पहले कह रहा था, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफरेंस है, शख्सियत। फिराक पेशवा नहीं है, फिराक एक इंसान है। फिराक से एक जगह पूछा गया कि फिराक साहब, ये आप आपके बारे में लिखा हुआ है, ये इसको हमने हवाला दिया है, और सैयदा जाफर ने इसका हवाला दिया, सब जगह को मालूम है कि फिराक से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फिराक साहब, आप अपने बारे में आर्टिकल दूसरों के नाम से लिखा के छपाते, ये क्या मसला है? तो फिराक ने जवाब दिया, बात तो सही है कि मैं बाज अपने आर्टिकल लोगों के दूसरों के नामों से छपाया हूं, लेकिन जिस जमाने में जिगर जैसा शायर पूरी मारूफियत और शोहरत ले ले तो मैं क्या कर सकता था। तो इतना भोला किस्म का आदमी है जिसने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। तो आप देख रहे हैं इनके पास वो मीर तकी मीर को जचता है, सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। या वो मीर अनीस को जगता है कि नमक के खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक है के बलागत मेरी। लेकिन दूसरों को नहीं जचता। मगर फैज ने कहा, खत्म है मुझ पे गजल गोई ये दौरे हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरे हाजिर का खत्म है मुझ पे गजल गोई ये दौरे हाजिर, देने वाले ने वो अंदाज सुखन मुझको दिया। वो मसला ठीक है। उसके बाद से कहते हैं, आज जिसकी नर्म लौ है शम में मेहराबे हया। क्या खूबसूरत शेर कहा, मगर ताली में कहा, आज जिसकी नर्म लौ है शम में मेहराबे हयात, मैंने उस आवाज को मरमर के पाला है फिराक। और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, आंखें हो तो देख इन तरानों का कमाल। आंखें हैं तो देख इन तरानों का। क्योंकि ये चीज बताऊं आपको, फिराक की जिंदगी में तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ बात करें, लेकिन फिर भी हर जगह से आपके एक ना शोशा उभरते रहता था। मखसूसन ज्ञानचंद, मखसूसन आपके जो वो पूरी एक लिस्ट है, जाफर हुसैन, जाफर असर साहब, जाफर लखनवी नवाब साहब और ज्ञानचंद, और इसके अलावा आपके उस तरफ से अथर फारूकी, और ये पुराना उस जमाने का ग्रुप कुछ ना कुछ कहते रहता था। तो लिखे, आंखें हो तो देख इन तरानों का कमाल, अल्फाज के ज़ेर-ओ-बम से उड़ता है गुलाल। औरों के यहाँ कहाँ ये तैबर ये रचाओ,
تعلی کے شعر پیش کر رہا ہوں، اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ فراق فہمی میں تعلی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس وجہ سے ہے کہ بھائی آج کل کا تو ایک معمولی سے معمولی جو ہے وکیل صاحب ہمارے خلیل بھائی، معمولی سے معمولی آج کا شاعر اپنے آپ کو غالب اور حافظ سے نیچے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو میں اللہ کا شکر ہے کہ غنیمت ہے کہ فراق ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اوروں کے یہاں کہاں یہ طیب اور یہ رچاؤ، کیا سے کیا کر دیا ہے اردو کا جمال، یعنی کیا سے کیا کر دیا ہے اردو کا جمال، میری گٹھی میں پڑی ہے ہو کے مل، میری گٹھی میں پڑی ہے ہو کے مل اردو زبان، جو بھی میں کہتا گیا حسن بیاں بنتا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبان میں کھدرا، غزلوں میں، نظموں میں، شعروں میں غنایت بھی ہے، سلاست بھی ہے، مگر بہت سی غزلیں ان کی کھردری بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خافیے سے شعر نہیں بناتا، وہ بس فطری شاعر ہے۔ تو الفاظ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہا ہوں فراق کے اشعار، یہ زبان تو ہے زندگی کی زبان، سن رہا ہوں فراق کے اشعار، یہ زبان تو ہے زندگی کی زبان۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں جو آج میری زبان تھی کل دنیا کی زبان ہو گئی ہے، دنیا کی زبان ہو گئی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں میں ہوں فراق خود ہی لاکھ، میں ہوں فراق خود ہی لاکھ، انجمنوں کی انجمن، انجمنوں کی انجمن۔ اور کہتے ہیں تو کس مغالطے میں پڑ گیا سنئے نقاد، تو کس مغالطے میں پڑ گیا سنئے نقاد، میرے ایوب تیری خوبیوں پہ بھاری ہیں، میرے ایوب تیری خوبیوں پہ بھاری ہیں، سن لو کہ فراق آج گرم میں نوا ہے، اس دور میں عقلی میں سخن کا وہ شہنشاہ، اس دور میں عقلی میں سخن کا وہ شہنشاہ۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں نماز شاعری ہے اور امام فن فراق، نماز شاعری ہے اور امام فن فراق ہے، رکوع اور سجود زیرو بم ہے صوتیات کے، پیغمبر عشق ہوں سمجھ میرا مقام، صدیوں میں پھر سنائی دے گا یہ پیام۔ تو یہ تعلی جو میں پیش کر رہا ہوں، وہ دیکھ کہ آفتاب سجدے میں گرے، وہ دیکھ کہ آفتاب سجدے میں گرے، وہ دیکھ اٹھے دیوتا بھی کرنے کو سلام، میری ویرانیوں کے کھانا فریب ایک گنجی نئے حقیقت ہوں، میں ہی جانا نہیں جہاں سے فراق، میں ہی جاتا نہیں جہاں سے فراق، میرے ساتھ ایک دور جاتا ہے۔ اور دو آخری شعر بھی سن لیجئے، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب یہ دھیان آئے گا ان کو تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ یہ تو جو ہے خواجہ بھائی شعر سنتے ہیں، دوسرا شعر لوگ نہیں سنتے، اے اجنبی فراق کو آیا ہے دیکھ کر، اے اجنبی فراق کو آیا ہے دیکھ کر، آجاب قریب تیری آنکھیں چوم لوں، آجاب قریب تیری آنکھیں چوم لوں۔ اب یہ بتائیے کہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا تاکہ میں آپ کو سمجھ دوں۔ آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ رہی کہ تقریباً 50 منٹ سے زائد آپ کی گفتگو ہوئی۔ اب آپ مجھے جو ہے صرف 1 منٹ 2 منٹ دے دیجیے، میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کر سکا، میں تنقید کے بارے میں بات نہیں کر سکا، جو ہے ان کی نظموں کے بارے میں بات نہیں کر سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تعلق یہ فراق ہے جو کہتا ہے غالب و میر و مصطفی، ہم بھی فراق کم نہیں۔ اب تو جو غالب و میر و مصطفی سے اپنے آپ کو ملا لے، یہ طرز میر و غالب سے جدا ہے، فراق آیا ہے تجھے یہ فن کہاں۔ تو فراق ایک ایسا، فراق نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا جنگل ہوں کہ آپ کے جو ہے اس میں آپ کے نہ قانون ہے نہ غضب ہے، پوچھتے ہو کون کوئی بتا دے تم کو کاش، شاعر اعظم فراق خاتم المتغزلین۔ اور یہ بہرحال ہو چکا دور و میر کا، ہو چکا دور میر و مرزا کا، اب زمانے میں میرا دورہ ہے۔ میں نے تو رباعیات پہ بات ہی نہیں کی۔ رباعیات آپ روپ سے واقف ہیں، اس میں ارضیت ہے، اس میں جمالیات ہے، اس میں شرنگار رس کی گفتگو ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ میں صرف 2 رباعیات ان کی پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان پر لے دے بہت ہوئی، مخالفت میں بہت گفتگو ہوئی، وہ یہ نہیں جان سکے کہ جو کانسیپٹ ہے، جو فکری بلندی، وہ مادے کو پاکیزگی کا احساس دیتے ہیں۔ وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ کہ تیرا جمال نکھر گیا، یعنی وصال کے بعد
जितने भी धर्म हैं ये कहते हैं कि आप नहीं जा सकते आपके जो है कोई इबादत गाह में जब तक कि आप जो है पूरी तरीके से अपने आप को पाक न करें। ये इसके बरखिलाफ बात करते हैं। ये कहते हैं आईना तो देख, होठों पे वो रस के जिस पे भौरा मंडलाए, सांसों की वो सेज जिस पे खुशबू सो जाए, चेहरे की दमक जैसे शबनम की रिदा, मद आंखों का कामदेव को भी छकाए। तो आप देख रहे हैं यीशु बिखरे हुए, घटाएं बेखुद, आंचल लटका हुआ, हवाएं बेखुद, पुरकैफ शबाब से अदाएं बेखुद, गाती हुई सांस से फिजाएं बेखुद। और वो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिसके बारे में गुफ्तगू हुई कि भाई ये किस तरीके की आपके जो है उर्दू अदब में ये जबान, लेकिन उन्होंने जो जबान इस्तेफादा की वो यहाँ की थी, अर्जियत के तारुफ की थी। तो उनकी रुबाइयात हो, उनकी तासीराती तनकीद हो, उनके आपके मजामीन हो, उनके तकरीजात हों, उनकी आपके बातें हों, उनके मलफूजात हों, उनके बारे में जो दुरूने खुना और बिरूने खुना लिखे गया है, मैंने कोशिश ये की है कि उसका एक जाविया सिर्फ आपको नहीं बता दिया। वरना ये देखिए, मैं जैसा बताया कि हमारी 40 से ज्यादा मजमून हमने लिखे हैं, उसमें आपको ये बहुत कुछ मालूम होगा कि किस तरीके से उनकी नज़मों का क्या ढंग है, उनकी रुबाइयात में क्या रंग है। तो जिन लोगों ने मुखालफत की वो पहले इन चीजों से जान ही नहीं सके कि यहाँ पर नक़ाद को चाहिए कि तख्लीक को देखिए, तनकीद के मानी ये नहीं कि नोके खार से आप गुल को परपर कर दे। तनकीद के मानी यह है कि उसके हुस्न और उसकी कदा और मदा और उसके मसाइल को पेश करें, और अगर उस तक पहुंच नहीं सकते तो कलम रख दें और कोई खुशगवार काम करें। तनकीद मानी ये नहीं है कि किसी की तारीफ की जाए। तो पहले इस फिजा को जानना पड़ता है जिस फिजा में फिराक ने अपने जहन की परवरिश की है। फिजा को जानना पड़ता है। वो मजहबी नहीं थे, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान की जो आपके लाखों साल से हजारों साल से जो आपके तहजीब है उसके वो अलमबरदार थे। वो मादे की पाकीज़गी की गुफ्तगू करते हैं। वो ये कहते हैं एवरीथिंग इज द मैटर। तो अगर आप उनके शेरों में जाएं और उस शेर के लिहाज से देखें तो हमको अपने तरीके से नहीं देखना चाहिए। आखिरी आपके जो है रुबाई पे खत्म कर रहा हूं, वो रूप की मोहनी, वो चेहरे का निखार, क्योंकि तल्ख बातें थी। तो वकील साहब, हमारे खलील भाई, एक इस आखिरी रुबाई पे खत्म कर रहा हूं। वो रूप की मोहनी, वो चेहरे का निखार, वो कूले भरे भरे, वो सीने का उभार, वो चाल के जैसे रक्स करती हो नसीम, हर गांव पे लूट लूट जाती है बहार। बहुत बहुत शुक्रिया उसने समात का।